पाकिस्तान के समर्थन में चलने वाले इस तरीके के मदरसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उस मदरसे को तत्काल नोटिस देते हुए जो भी अवैध संपत्ति पर उन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ वो सब खाली करा लेनी चाहिए। मदरसे की आड़ में, मस्जिद की आड़ में, कुरान की आड़ में, धर्म की आड़ में किसी को भी बर्बाद करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। पनाह शासन के तो रूप से मिली हुई है। अगर शासन चाहे आज तो 24 घंटे के अंदर कोई जिहादी जमीन पर ना तो कब्जा कर सकता है ना तो रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मदरसे को लेकर लगातार विवाद शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि कैसे असम में ध्वस्त किया गया, उसके बाद दिल्ली के जो है निजामुद्दीन में एक मदरसे का जो है सच निकलकर सामने आया है कि वहां रिपोर्टर पहुंचे थे और उनको बुरी तरह से मारा गया है। 1 घंटे तक उनको बंधक बनाया गया है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनय सर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ऐसा क्या है उस मदरसे में, जो भी मदरसे चलते हैं जहां पर रिपोर्टर का जाना अलाउड नहीं है, ऐसा क्या छुपा रखा है उसमें? एक्चुअली मदरसे एक तरीके से अवैध संपत्ति पर चलाए जा रहे हैं, तो अवैध गतिविधियां शामिल है, अवैध उस पर पालन पोषण किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, किसी ने कहा इस यहाँ पाकिस्तानी आते हैं, कोई बांग्लादेशी है जो मैनेज करता है, उसको खुद उसे बांग्लादेशी लोग बता रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से बेहद संदेह के घेरे में हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप एक मदरसा चलाते हैं या कोई भी शिक्षण संस्थान चलाते हैं तो इस शिक्षण संस्थान एटलीस्ट ओपन माइंड के साथ चलने चाहिए, व्यापक मानसिकता के साथ चलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है और हमें जिस पर बात करनी है वो ये कि भारत में पैदा हुआ कोई भी बेटा सबसे पहले भारत का बेटा या बेटी है, उसकी जिम्मेदारी सरकारों की है, राष्ट्र की बनती है, हम सब की बनती है। तो कोई मुसलमान ये ना सोच ले कि उसके घर बेटा पैदा हुआ तो वो मुसलमान का बेटा है, उसे असवुद्दीन ओवैसी कंट्रोल करेंगे या कोई मुल्ला मौलवी कंट्रोल करेगा। वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो भारत का बेटा है। उसके भविष्य के लिए जो बेहतर किया जा सकता है उसके लिए तमाम सरकारें, तमाम प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। तो ये बातें सारे मुसलमानों को क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके घर बेटा पैदा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मुल्ला मौलवी या असवुद्दीन ओवैसी कंट्रोल करेंगे या उसे पाकिस्तान अपने एजेंडे में शामिल करके देश विरोधी गतिविधियों में लगाएगा और भारत के लोग, भारत की सरकार, भारत का शासन देखता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसे हमें समझना है। तो इसलिए सभी मुल्ले मौलवियों को मैं कहना चाहूँगा, भारत में जो भी बेटा पैदा हुआ है वो भारत का बेटा है, भारत की बेटी पहले, उसके बाद वो हिंदू है, मुसलमान है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है। तो यदि आपको जब भारत के नागरिक के तौर पे सहायता लेनी होती है तब आप भारत भारत करने लगते हो। जब बातों आती है भारत के प्रति संदेहास्पद स्थितियों की तब आपका व्यवहार अलग होता है। तो ये दोनों ही बातें तथ्यात्मक रूप से बहुत विकट परिस्थितियों को जन्म दे रही। तो एज ए प्रशासनिक स्तर पे मैं देखूं तो मेरे लिए कोई मदरसा, कोई मुसलमान, कोई किसी की बाउंड्री मुझे रोक नहीं सकती। जो एक्शन लेना है, जो भारत के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करना है, वो मुझे करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे मैं मुख्यमंत्री हूँ, चाहे मैं विधायक हूँ, चाहे मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, ये मेरा दायित्व है। दूसरी चीज़, किसी भी बांग्लादेशी के द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में चलने वाले इस तरीके के मदरसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उस मदरसे को तत्काल नोटिस देते हुए जो भी अवैध संपत्ति पर उन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ वो सब खाली करा लेनी चाहिए। साथ ही सभी मदरसों को, सभी मुसलमानों को ये संदेश दे देना बहुत आवश्यक है कि आपके घर का बेटा हो या मेरे घर का बेटा हो, वो भारत का बेटा और बेटी है। उसके हित के लिए, उसके भविष्य के लिए और भारत के हित और भविष्य के लिए, इस देश के हित भविष्य के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी, ज़रूरत के उपाय होंगे, उसे करने से ना हम कभी पीछे हटेंगे, हटना चाहिए किसी को। लेकिन सर, हमेशा मदरसे को लेकर ही विवाद क्यों है? क्योंकि अगर कोई रिपोर्टर या फिर कोई पत्रकार कभी भी स्कूल में चला जाता है तो उसे कभी रोका नहीं जाता, वो वीडियो बना के आसानी से लेके आता है। लेकिन अगर वही रिपोर्टर किसी मदरसे में जाता है तो वो पिट के या फिर उसको बंधक बना लिया जाता है। एक्चुअली ये मुस्लिम की मानसिकता है, एक दोगली मानसिकता का जो पालन पोषण हमारे देश के बच्चों में कर रहे हैं, मदरसे के माध्यम से, कुरान के माध्यम से, मस्जिदों का प्रयोग करके या मुल्ला मौलवियों का प्रयोग करके या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। किसी ने पैसा दे दिया, दुबई से पैसा आ गया तो उसके एजेंडे पे चल पड़े, पाकिस्तानियों ने पैसा दिया उसके एजेंडे पे चल पड़े, थोड़ा बांग्लादेशियों ने
पैसा दे दिया, उसके एजेंडे पे चल पड़े। तो इस तरीके के एजेंडे पे चलने के बजाय हमें राष्ट्र के समर्थन में, राष्ट्र में के विश्वास में चलना चाहिए। अब देख लीजिए ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्री है। जब पाकिस्तानियों ने अफगानी का बेइज्जती करने की कोशिश की, उसको बैट दिखाया, तो कैसे पूरे स्टेडियम में अफगानियों ने खाल उधेड़ दी पाकिस्तानियों की। तो राष्ट्र पहले आता है, देश पहले आता है, हमारा परिवार पहले आता है, समाज पहले आता है, गांव पहले आता है, बाद में कोई दूसरा देश की कौम आती है या पाकिस्तानी आते हैं या मुस्लिम आते हैं। पहला हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज और उसकी सुरक्षा, समृद्धि, विकास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ना हमारा सम्मान हो सकता है, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। जब हम अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं, जब हम अपने परिवार का सम्मान करते हैं, जब हम अपने गांव के सम्मान के लिए लड़ते हैं, तब पूरा मिल करके एक राष्ट्र का सम्मान खड़ा होता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तो दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, क्या ज़रूरत है उनको आपस में लठ चलाने की। लेकिन जब बात आ जाए देश के सम्मान पे तो लठ चलानी ज़रूरी है। तो भारत के मुसलमानों में ये एक बड़ी विडंबना है कि वो एंटी नेशनल्स के ऊपर बोलने से डरते हैं। और इसमें अगर आप मुस्लिम से बात करेंगे, एक प्योर मुस्लिम हो जो, उससे बात करेंगे तो उसको इतना ये मुल्ला मौलवियों का जो शिकंजा है इतना डरा के रखता है कि वो भी सच बोलना चाहे तो बोल नहीं पाता, सच के लिए खड़ा होना चाहे तो हो नहीं पाता। तो ये सारी डर की जो राजनीति है वो इस्लाम सेंटर में आपको देखने को मिलती है, जिससे निकाल करके समाज को एक बाहर बेहतर तकदीर और बेहतर भविष्य के लिए हमें लाना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते बनती है, वो बच्चों को बचाना। बड़े लोगों का तो जो तहस नहस हो चुका है माइंड, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो समय के साथ ही ठीक होंगे। जब हम उनके बच्चों को सही राह देंगे तब ये संभव होगा। तो तमाम मदरसों की, तमाम उनके गतिविधियों की, तमाम उनके पाठ्यक्रमों की, तमाम उनकी लेबोरेटरी से लेकर के शिक्षकों की मानसिकता का, सबकी जांच की जानी से चाहिए, सबका अध्ययन किया जाना चाहिए और बेहतर भविष्य के लिए जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी हो करना चाहिए। किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आप अपने राष्ट्र के बच्चों को क्या पाकिस्तान के फंडेड आतंकवादी प्रोजेक्ट में लगने देंगे? क्या आप अपने बच्चों को अफगानिस्तान या दुबई के किसी फंडेड प्रोजेक्ट में लग के उनको आतंकवादी जहाद की राहों पर जाने देंगे? क्या आप बांग्लादेशियों को इस तरीके से अपने देश में घुसपैठ करके अनैतिक कार्यों में लगने देंगे अपने बच्चों को? नहीं लगने दे सकते। तो चाहे वो मुस्लिम का बच्चा है, चाहे किसी का भी बच्चा हो, मदरसे की आड़ में, मस्जिद की आड़ में, कुरान की आड़ में, धर्म की आड़ में किसी को भी बर्बाद करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। इसके लिए जितनी सख्त कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, जितना सख्त एक्शन लेना चाहिए, साथ ही जो व्यवस्थाओं में ज़रूरत है आज परिवर्तन की, उसे परिवर्तित करके भारत को बेहतर राष्ट्र बनाना चाहिए। अब ऑप्शन हमारे पास 25 करोड़ मुसलमानों का, या तो हम इन 25 करोड़ मुसलमानों को रेडिकलाइज होने दें पाकिस्तान के फंड पे, दुबई के फंड पे और अरब कंट्रियों के फंड पे, या बांग्लादेशी आतंकवादियों के एक्शन पे, या फिर हम उनको बेहतर भविष्य की तरफ ले चलें। इसके लिए चाहे हमें अपने परिवार से लड़ना पड़े, चाहे इसके लिए मुसलमान से लड़ना पड़े, मुफ्ती से लड़ना पड़े, मौलाना से लड़ना पड़े, या तमाम तथाकथित मुस्लिम नेताओं से भी अगर लड़ना पड़े, तो लड़ करके उन बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। क्या लगता है कि निज़ामुद्दीन के मदरसे में या फिर निज़ामुद्दीन जो है वहाँ पे भी इस तरह का खौफ पैदा किया गया है तौफीक के द्वारा, जो कि वहाँ के लोग बोलने से भी डरते हैं, और कुछ लोगों ने अगर वहाँ पे बोलने की भी कोशिश की तो उनको रोकने की कोशिश की गई? आज अगर दिल्ली में एक सरकार होती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार होती, इस मामले पर संज्ञान लेती तो वही तौफीक थर थर काँपता। लेकिन आपने देखा, आप लोगों ने इतना न्यूज़ चैनल पे अपना चलाया, बात रखी, समाज के सामने वो सारा तथ्य लेकर आए, लेकिन क्या एक्शन दिल्ली सरकार ने लिया? क्या दिल्ली सरकार ने एक्शन लेने का आश्वासन दिया? क्या एमसीडी ने एक्शन लेने का आश्वासन दिया? क्या केंद्र में बैठी सरकार जिसके हाथ में पुलिस है उसने कोई एक्शन लेने का आपको आश्वासन दिया? जब ये सारे लोग बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसके पास जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, इस कार्य को करना है, वो लोग अगर चुप्पी साध के बैठेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि बोलेगा कौन? तो इस ऐसे मामलों में तमाम अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कब्जा हो या देश विरोधी गतिविधियां हो, इस पे चुप्पी साधने वाला मुख्यमंत्री जिम्मेदार है दिल्ली का। इस पे चुप्पी साधने वाले दिल्ली की जो पुलिस को सब कंट्रोल कर रहे हैं वो हैं। इसको कंट्रोल करने में और भी जो तमाम एमसीडी और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी एजेंसियां हैं
जो आंख मूंद करके बैठ जाती हैं, कोई उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, मदरसा बना लेता है और वो उस पर एक्शन लेने तो छोड़िए, मुकदमा भी दशकों तक लड़ती हैं। तो इस तरीके की क्रियाशील चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यायपूर्वक व्यवस्था का स्थापना करने का दायित्व राष्ट्र की सरकार का है, मुख्यमंत्री का बनता है सर्वप्रथम, उसके बाद आपके सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस की बनती है। एनडीएमसी और डीडीए है, जब ये कंप्लेन करेंगे तो पुलिस एक्शन लेती ज़रूर, उसको खाली कराती, लेकिन ये पैसे में बिक जाते हैं। रिश्वतखोरी के दलदल में फंसी इस दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी आज युवाओं की। आप दिल्ली देख लीजिए, बगल में नोएडा गुड़गांव है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ हैं, गुड़गांव और नोएडा में ऐसी कॉलोनियाँ नहीं है। तो दोनों में से विकसित कौन है? नोएडा गुड़गांव आपको विकसित नज़र आता है या दिल्ली शहर जो कचड़े की तरह बदबू मार रहा है, घूर की तरह ये शहर? तो अवैध कॉलोनियाँ का निर्माण करके, अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, अवैध रोहिंग्याओं को बसा करके, अवैध बांग्लादेशियों को बसा करके, अवैध संपत्तियों का विस्तार करके कोई राज्य सरकार, कोई देश की तरक्की निश्चित नहीं हो। इसी राज्य में यदि आप अवैध करना शुरू करें तो धीरे धीरे ये मार्ग राष्ट्र का तरक्की की तरफ जाएगा और दिल्ली भी एक बेहतर राजधानी के रूप में विकसित हो सकती है। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री, हमारा शिक्षा मंत्री, देखा आपने जामिया में जब एक बस में आग लगाई जाती है तो शिक्षा मंत्री ट्वीट करता है कि पुलिस ने आग लगाई, जबकि एक महिला ठेलिया पर से जो कुलचा बेचता था उसके यहाँ से जरकिन का पानी ले जाके बस में आग बुझाने का काम कर रहे। जब सत्ता में बैठे लोग देशद्रोहियों के साथ, देश में आग लगाने वालों के साथ खड़े हो जाएं और अपने को मुख्यमंत्री और अपने को शिक्षा मंत्री, अपने को कैबिनेट मिनिस्टर बताते हो, और आम व्यक्ति जो राष्ट्र की सुरक्षा में लगा हुआ है, सिपाही जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, महिला वो सुरक्षा में जो लगी थी, जो ठेलिया से पानी ले जाके आग बुझाने का काम कर रही थी, उस पर गंदे भद्दे आरोप लगा दें, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर को, ऐसे विधायकों, सांसदों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए वो किस जिम्मेदारी के लिए दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं और क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन इन जिहादियों को आखिर पनाह कौन दे रहा है? पनाह शासन के तो रूप से मिली हुई है। अगर शासन चाहे आज तो 24 घंटे के अंदर कोई जिहादी जमीन पर ना तो कब्जा कर सकता है, ना तो रह सकता है। तो ये प्रशासनिक तौर पर मिली हुई है। प्रशासन का मतलब दिल्ली के विधायकों और सांसदों और ईडीएमसी, एनडीएमसी जो ये बना रखी है शहर की सिविक एजेंसियाँ, ये है, डीडीए है, ये तमाम अधिकारियों की बिकी रिश्वतखोरी का नतीजा है कि आपके राज्य में 1700 कॉलोनियाँ अवैध बन जाती हैं, 600 से कम कॉलोनियाँ वैध होती हैं। ये अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किसने किया? और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नया तरीका नहीं है, पुराने